गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से यूरोप की दूसरी कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया और आखिर वो कौन से कारण रहे कि वे कंपनियां भारत में उतनी सफल नहीं हुई जितने की अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने परचम लहराया। मैं आपको एक बात बता दूं कि कल की कहानी जो हमने पढ़ी थी, इसमें हमने जाना कि कुस्तुतुनिया जो स्थलीय मार्ग था उसका रुकना, जो पुर्तगाल था उसके द्वारा जो बंदरगाहों का विकास हुआ, जहाजों का जो विकास हुआ, नौसेना का जो विकास हुआ, फिर नए नए जगहों को खोजने की जो दिलचस्पी उनके अंदर आई, उन्होंने ही या इन सभी बातों ने ही उन्हें भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए प्रेरित किया। हमने यह भी जाना कि पुर्तगालियों की भारत को क्या देन रही। हमने यह भी जाना कि पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, क्योंकि सबसे लास्ट में गोवा भारत के कब्जे में आता है और वो पुर्तगालियों को ही हटाकर भारत के कब्जे में गोवा आता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए, लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित रहा। दमन दीव, गोवा जैसे क्षेत्र के अलावा वे भारत के किसी बड़े भूभाग पर विस्तार नहीं कर पाए। उसके कई कारण माने जाते हैं, जिसमें बड़ा कारण यह माना हमने कि उन्होंने ब्राजील जैसा क्षेत्र खोज लिया था और ब्राजील के खोज के बाद फिर उनका ध्यान भारत की तरफ कम रहा। लेकिन इसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि अंग्रेजों के द्वारा पुर्तगालियों को जब हराया गया तो पुर्तगाली भारत में अपने दायरे को सिकुड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब अंग्रेज ना तो पहले आए और ना ही अंग्रेज लास्ट में अंत में आए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भारतीय क्षेत्र को काफी लंबे समय तक अपने अधिपत्य में रखा गया। अभी हम आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इन कंपनियों का आगमन कैसे हो रहा है। ये जो दोनों कक्षाएं हैं, ये भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन को समझाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि फिर अंग्रेजों ने भारत में अपनी शक्ति को कैसे स्थापित किया। ऐसे कौन से कारण रहे कि एक कंपनी के रूप में व्यापार करने से लेकर वो एक शासक बन गए। ऐसे कैसे हो गया कि बंगाल जैसा महान और शक्तिशाली राज्य उनके हाथ लग गया। तो वो एक अलग कहानी है, पर आज की कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगालियों के बाद डच, जो कि नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी हैं, उनका क्या रिस्पॉन्ड रहा, अंग्रेजों का क्या विचार रहा, डेनिश जो डेनमार्क के निवासी हैं वे लोग भारत में आए तो उनकी क्या मानसिकताएं थी, और सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनियां भारत में आई। जो विद्यार्थी पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा है उन्हें मैं पुनः याद दिला दूं कि याद ये बात भी रखिएगा कि ये व्यापारिक कंपनियां हैं, सीधे तौर पर सरकार कोई भारत में नहीं आई थी और सीधे तौर पर 1857 तक भारत पर किसी सरकार का आधिपत्य नहीं, कंपनियों का आधिपत्य था। तो कंपनियों ने शासन किया भारत में। 1857 की क्रांति के बाद ही हम ये मानते हैं कि हम सीधे तौर पर अंग्रेजों के गुलाम बने। तो आज के एपिसोड में हम क्या जानना चाहेंगे? आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगालियों के बाद क्या भारत में दूसरी यूरोपियन कंपनियां आई तो उनका सोच क्या थी, उनका दायरा क्या था, वो क्यों भारत में प्रसारित नहीं हो पाई और क्यों अंग्रेज ही भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाए। तो शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की, और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपके लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यदि आप एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ। विजेता बैच रिपीटर्स स्टूडेंट्स को डेडिकेट करते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच में बाइलिंगुअल मंजिल,
कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम अचीवर्स और कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच लक्ष्य भी लाया गया है। क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत ही लो प्राइस में यूपीएससी प्री क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है। जो विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। यदि पीटी नहीं भी निकला है तो भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अब एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस के साथ क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी जोड़ दिया गया है। अनअकैडमी यूपीएससी समिट पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 और 21 जुलाई को आप जुड़िए। भारत के अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री से सीधे सवाल जवाब करने का मौका आपको मिलता है। ऑप्शनल कार्निवर्स में कई सारे ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। और जो खुशखबरी है वो यही है, कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ सीसेट। सीसेट का एक कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया बैच, एक बैच के साथ एक बैच फ्री। 25 जुलाई के बैच के साथ 10 दिसंबर का बैच आपको पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि विद्यार्थी को सीसेट के डर से पूरी तरह मुक्त किया जाए। कंप्लीटली नए पैटर्न पर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ मैथ्स, रीजनिंग, डीआई, डीएस, कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट तैयारी होगी। यह प्राइस 20 जुलाई तक के लिए, अगर आप 20 जुलाई तक एडमिशन ले लेते हैं तो फिलहाल में ये 9,000 रुपए में अवेलेबल है। 9,000 रुपए में आपको 2 बैच दिए जा रहे हैं। मिस मत करिए ये ऑफर। MK लाइव रिफर कोड इसके लिए यूज करना है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को 25 जुलाई से सीसेट के बेसिस से डेडिकेट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमने आपको कल बता दिया था कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में दूसरा, तीसरा और चौथे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है सिलेबस को। हमने कल की कक्षा में बहुत ही विस्तार से इस बात को समझ लिया था कि पुर्तगालियों ने भारत में किस तरीके से प्रवेश किया। सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि पुर्तगालीज काफी लंबे समय तक अकेले भारत में व्यापार कर रहे थे। और जिस समय पुर्तगालीज आए थे, आप जानते हैं कि 1526 में मुगल काल की स्थापना हुई थी। मुगल काल में बाबर, हुमायूं और फिर अकबर जैसे शासक की उपस्थिति एक बड़ा कारण रहा कि पुर्तगाली ये सोच नहीं पाए कभी कि हम भारतीय किसी भूभाग को अपने कब्जे में करें बड़े स्तर पर। गोवा जैसा क्षेत्र उन्होंने जरूर जीता, कुछ छोटे छोटे हिस्से उन्होंने अपने कब्जे में जरूर किए, लेकिन वो तटवर्ती थे। और इस समय जो केंद्रीय सत्ता मुगल थी वह पूरी तरह से अंदरूनी भागों पर अपना आधिपत्य कायम कर चुकी थी। लेकिन समय ना एक दिन एक जैसा रहता है, समय बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। तो जब तक डच और अंग्रेज आएंगे और अंग्रेजों के बाद जब फ्रांसीसी आएंगे तो भारत की केंद्रीय सत्ता, मतलब जो भारत के राजा महाराजा थे, जिसमें मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी रहेगी। और जब मुगल सत्ताएं कमजोर हो जाती है ना, तो क्षेत्रीय दल मजबूत हो जाते हैं। तो क्षेत्रीय राजा अपनी अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे और केंद्रीय सत्ता से मुक्ति लेते हुए अपने आप को स्वतंत्र नवाब, स्वतंत्र राजा डिक्लेयर कर देंगे कि अब हम मुगलों की कोई अधिपत्य नहीं स्वीकार करते, हमारे इस पूरे एरिया में हमारा ही कब्जा रहेगा। इसे आप देख सकते हैं कि जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो क्षेत्रीय पार्टियों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज आप जानते हैं कि गठबंधन की सरकार है और क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एक अलग महत्व है। क्षेत्रीय पार्टियां चाहे तो सरकार कभी भी पलट सकते हैं। तो केंद्रीय गठबंधन या केंद्रीय सरकार जब मजबूत नहीं होती तो क्षेत्रीय सत्ताएं मजबूत होने लगती है। जो लोग आज हमारी क्लास, कल की क्लास के बाद देखने आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने पुर्तगालियों के बात की चर्चाएं नहीं की थी। हमने देख लिया था कि पुर्तगालियों ने क्या क्या किया था, और वो इसलिए विस्तार से देखना जरूरी था क्योंकि वो पहले थे और आखिर तक रहे। अब हम बात कर रहे हैं डचों के बारे में। डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासियों को कहते हैं। अब क्योंकि यूरोप में जब पुर्तगालीज, स्पेनिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच जैसे ये जो क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र नए नए रास्तों की खोज कर रहे थे, नए नए जगहों की खोज कर रहे थे। तो पुर्तगालियों के पीछे पीछे
हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी भी भारत आना शुरू हुए, लेकिन बहुत समय के बाद, मतलब लगभग 100 साल के बाद ये भारत की ओर अग्रसर होते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आ गया था और दो बार आया वास्को डी गामा। डचों को भारत आने में बहुत समय लगा, शायद उनका कहीं और मेन मकसद पूरा हो गया हो। अगर हम बातचीत करें, ये जो यूरोप का क्षेत्र है ना, ये यूरोप का क्षेत्र कल मैंने आपको बताया था, इसमें छोटा सा भाग है जो नीदरलैंड कहलाता है। नीदरलैंड, हॉलैंड, यहां के निवासियों को डच कहते हैं। डच मूलतः नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आने के क्रम में दूसरा स्थान डचों का था। मतलब रियलिटी में पुर्तगालियों के बाद सेकंड नंबर पर आने वाले लोगों में यदि किसी का नाम याद रखना है तो नीदरलैंड के निवासियों का नाम याद रखना है। पुर्तगालियों के आगमन के लगभग 100 वर्ष बाद डच पहली बार भारत में आए। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि डचों ने इसके पहले इंडोनेशिया में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दी। मतलब डचों को लगा कि इंडोनेशिया में कोई भी नहीं है, तो इंडोनेशिया जो हमारे भारत के अंडमान निकोबार के बाद एक द्वीप समूह दिखता है, डचों ने उसी को मुख्यालय बनाया। वे भारत को भी वहीं से ही कंट्रोल कर रहे थे। अब जरा यहां एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, उस जमाने में राजाओं का दौर था। उस जमाने में वीजा नाम की कोई चीज नहीं थी। काश वीजा नाम की चीज होती तो भारत गुलाम ही नहीं होता। उस समय कोई वीजा की जरूरत नहीं होती थी, जिसका जब मूड हो तब आ सकता था किसी भी देश में। एक जो डंकी मूवी बनी थी अभी हाल फिलहाल में शाहरुख खान की, तो उस मूवी में जो आखिरी में कुछ डायलॉग बोले गए वो अच्छे डायलॉग है। उस डायलॉग को यूज आप कर सकते हैं कि ये जो वीजा कंसेप्ट लाया गया ना, ये गरीबों को रोकने के लिए लाया गया है। अन्यथा कोई भी देश जहां पर भी अगर कोई अमीर व्यक्ति पहुंचता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए वीजा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो गरीबों को रोकने के लिए वीजा का कंसेप्ट लाया गया, नहीं तो उस जमाने में वीजा नाम की कोई चीज नहीं थी। ये वीजा अभी हाल फिलहाल, मतलब बड़े मुश्किल से मैं कहूंगा 60-70 साल पुरानी घटनाक्रम है। नहीं तो पहले कोई वीजा नहीं होता था, जिसका जब मूड हुआ जहाज में बैठा और चला गया। मेरे हिसाब से वो पुनः होना चाहिए इस तरीके से। पर वापिस लौटते हैं तो डच लगभग 100 साल के बाद भारत पुर्तगालियों के आगमन के बाद आ रहे। तो पहला पॉइंट कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आता है? नीदरलैंड के निवासी डच। इनकी कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पुर्तगालियों की जो कंपनी आई थी ना, वो सरकार की नहीं थी, प्राइवेट व्यापारी लोगों ने बनाई थी। लेकिन डचों के साथ ऐसा नहीं हुआ। 1595 ईस्वी में डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत में आया। इस डच व्यापारिक दल का मूल नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जो कई छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों के एकीकरण से बनाई गई थी। डचों ने इंडोनेशिया का बाटविया को अपना मुख्यालय बनाया था और भारत स्थित डच कंपनी इसी मुख्यालय के अंतर्गत थी। तो सबसे पहले डचों की शायद दूरदृष्टि अच्छी नहीं थी। मतलब भारत से ज्यादा वरीयता इंडोनेशिया को दी। या तो वह पुर्तगालियों से डरते थे, या उन्हें लगा कि भारत की जगह इंडोनेशिया में ही हम जीवन यापन कर लेंगे, इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया को मुख्यालय बनाया। और लगभग 100 साल के बाद आए। 100 वर्षों के बाद वो भारत पहुंच रहे हैं और इंडोनेशिया से कंट्रोल कर रहे हैं। कई छोटी छोटी कंपनियों को जोड़कर डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का डच सरकार का नियंत्रण था। यह भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा। जब सरकार के कंट्रोल में कोई कंपनी आती तो उतना पावरफुल और उतना फ्रीली एक्शन नहीं ले पाती है। कंपनी द्वारा भारत में की जाने वाली सभी संधियां
डच सरकार के नाम से की जाती थी, मतलब नीदरलैंड के नाम से, सरकार के नाम से होती थी। तो एक सरकारी कंपनी थी। पुर्तगालियों ने सरकारी कंपनी नहीं भेजी थी, उन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां भेजी थी। हालांकि डच कंपनी को युद्ध और संधि तथा क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार ने देकर रखी थी कि यदि आपको कभी युद्ध करने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी को यह अधिकार थे कि आप युद्ध कर सकते थे। अब यहां जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 3। पहला, डचों ने सीधे भारत में कोई मुख्यालय नहीं बनाया, इंडोनेशिया में बनाया। वे दूसरे नंबर पर भारत आने वाले लोग रहे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये कंपनी जो आई थी डच ईस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया क्यों कहते थे? एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा यूरोप है, इसके पूर्व में हम लोग रहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी पूरब पश्चिम, जिसमें गाना है कि ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। तो वो अभिनेता मनोज कुमार जो है वो पश्चिम में गाना गा रहे हैं किसी जगह पर और कह रहे हैं कि हम पूरब है, पूरब वाले। तो जनरली जो कंपनियां इधर आती थी उनका नाम ईस्ट कहते थे, ईस्ट, पूरब की ओर आने वाली। और क्योंकि इंडिया वाला मेन जगह होती थी, पूरी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होती थी, इसलिए उस कंपनी का नाम जो पूर्व में व्यापार करने के लिए आएगी उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखते थे। अंग्रेजों ने कंपनी का नाम भी ईस्ट इंडिया ही रखा था, पर उनकी अंग्रेजों की कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। डचों की कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। पुर्तगालियों की ईस्ट इंडिया पुर्तगीज कंपनी कहलाएगी। ऐसी अलग अलग कंपनियां लेकिन देशों के नाम से पहचानी जाएगी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर, पुर्तगालियों ने कोच्चि में बहुत पहले ही डाल दिया था, पर डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में, वर्तमान की कोच्चि में फोर्ट विलियम 1781 का निर्माण कराया। लेकिन 1781 आप देख रहे हैं, 1781 ये बहुत बात का समय है। 1781 डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। तो ये पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले ये पॉइंट पर भी आ जाते हैं। तो 1595 में डच की कंपनी जरूर स्टैब्लिश हुई। भारत में ये कंपनी के लिए लोग आए, लेकिन 1627 में ऑफिशियली इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश की। आप याद करिए, कल 1503 के बाद से ही पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर दी थी। तो बहुत ही 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद वो व्यापार करने के लिए कंपनी बंगाल में पिपली में स्थापित कर रहे हैं। बंगाल के पिपली में यह डच नामक कंपनी शामिल होती है। आप इस मैप को अगर देखेंगे तो मैं एक मैप बड़े साइज में उसे भी दिखा देते हैं। 17वीं सदी की समाप्ति तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा भी इसी क्षेत्र में आएगा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा इत्यादि स्थानों पर स्थापित हो जाएगी। इस मैप पर जरा गौर करिएगा, यह डच सेटलमेंट का मैप है। इस डच सेटलमेंट की अगर हम बातचीत करें तो यह मैप आपको दिख सकता है। डच सेटलमेंट यहां पर कोच्चि में यह डच सेटलमेंट आप देख सकते हैं कि कोच्चि के अलावा फिर ये श्रीलंका के आसपास काफी ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। लेकिन इसके बाद नागापट्टनम में, पुलिकट में, मुसलीपट्टनम में, चिनसुरा में डचों ने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश की। तो जो अलग अलग क्षेत्र थे वो भी तटवर्ती छोटे छोटे जगहों पर डचों ने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की। कंपनियों का मतलब कोई यहां उत्पादन नहीं कर रहे थे, ये गरीब सारे लोग भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में बेचते थे। जो भी जगह वो लेते थे वो संग्रहालय होता था एक प्रकार से। कुछ नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों से कपड़े खरीदते थे, भारत के अलग अलग हिस्सों से पदार्थ खरीदते थे, मसाले खरीदते थे और फिर उसको यूरोप में जाकर बेचते थे। तो कंपनी का मतलब था दुकानदारी करना। है क्या ये लोग? दुकानदार लोग हैं, एक जगह से सामान लेंगे और दूसरी जगह सामान बेचेंगे। बस इतना ही थी कि दुकानदारी उनको समय से पहले आ गई थी। हमारी समझ बूझ से बहुत पहले ही दुकानदारी वो सीख गए थे।
तो डचों ने बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया, डचों ने बहुत ही सीमित दायरे में रखा। 1781 में उनके द्वारा एक प्रकार से पुर्तगालियों को हराया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम 1781 का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थी नहीं, आधुनिक कोच्चि पहले तो पुर्तगालियों का कब्जे में थी, जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रही, नहीं, ब्रिटिश उपनिवेश भी वहां पर शामिल रहा। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच के अंडर में नहीं रही, पुर्तगालियों के अंडर में वापिस पहुंचती है, अंग्रेज फिर उस पर कब्जे करने लग जाते हैं। तो हम कहेंगे कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 2005 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न था। तो डचों की कहानी ज्यादा लंबी नहीं है। डच आए, इंडोनेशिया के माध्यम से देश में ही चलाने लगे सारी चीजें, सरकारी कंपनी थी, उन्हें कुछ ज्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं लगा और इस कारण से डचों की कहानी में कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं है। लेकिन ये जो लोग आएंगे अब तीसरे नंबर पर, भारत में अंग्रेजों का आगमन, ये लोग जब भारत में आएंगे तो इनको विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो फाइनली भारत में 250 वर्षों तक रहेंगे। 250 कैसे? 1600 से शुरू करिए आप, 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1857, 250 वर्षों तक तो कंपनी आती है, शासन करती है मोटे तौर पर। और उसके बाद वैसे देखा जाए 1757 से भी अगर आप देखेंगे, जहां रियल में कंपनी भारत के किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेती है, तो भी 1947 तक में लगभग 200 साल सीधा गुलामी का साल था। मतलब इतने वर्षों तक अगर ये रहे हैं तो इनके बारे में जानना तो बनता है कि एक विदेश में आकर कैसे उन्होंने हमें पहचान लिया कि इन लोगों पर कैसे शासन किया जा सकता है, और वो भी एक ऐसे राष्ट्र पर शासन करने की बात कर रहे हैं जो प्राचीन और मध्यकाल में अपने संपन्नता के लिए जाना जाता था। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा टापू वाला देश भारत जैसे विशाल देश को अपने कब्जे में कर रहा है। कुछ तो कमियां हमारी भी होगी, नहीं तो इनमें क्या दम था कि हमें रोक सके। तो हमें उन कमियों को भी पहचानना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या चैलेंजेस रहे होंगे। तो भारत में अंग्रेजों के आगमन की कहानी समझते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी, जो ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा बनाई जाएगी। यह सरकारी कंपनी नहीं होगी, वो व्यापारी कंपनी महारानी या वहां के राजा से अनुमति लेगी कि क्या मैं भारत में व्यापार करने जाऊं। क्या भारत उनका गुलाम था? नहीं था, लेकिन वो व्यापारी कंपनी इसलिए अनुमति ले रही तो ताकि महारानी से यह आश्वस्त हो सके कि महारानी किसी दूसरी कंपनी को भारत में पुनः व्यापार करने नहीं भेजेगी, क्योंकि उस जमाने में यह माना जाता था कि अगर कई कंपनियां एक ही जगह व्यापार करेगी तो लाभ नहीं कमा पाएगी। इसलिए मोनोपोली का बड़ा महत्व होता था उस जमाने में। इस कारण से अधिकतर जो भी कंपनियां किसी पर्टिकुलर कंट्री से आ रही होगी, वह एक ही कंपनी आएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की आएगी, महारानी अनुमति देगी और गारंटी देगी कि तुम घबराओ मत, ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। और यह बात कब खत्म होगी? यह बात खत्म होगी 1833 में या पहले 1813 में। 1813 में फाइनली ये जो वादा किया था महारानी ने वो खत्म होगा और 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां भी भारत में अंग्रेजों की व्यापार करने के लिए आएगी। कहने का अभिप्राय है लाल लालियों कि भारत में अंग्रेजों के आगमन की कहानी दिलचस्प है। ब्रिटेन, अब थोड़ा पहले इसको समझ लेते। कई लोग ब्रिटेन शब्द ही समझ नहीं पाते, कभी इंग्लैंड कहते हैं, कभी ब्रिटेन कहते हैं, कभी लंदन कहते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ये ब्रिटेन क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझा दूं, समझिएगा सभी लोग प्लीज जरा इसे।
यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। जैसे भारत के 28 राज्य हैं, भारत 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक देश है, वैसा ही यूनाइटेड किंगडम एक देश है जो 4 राज्यों से मिलकर बना है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। आयरलैंड एक देश है, ध्यान से सुनते चलना, ये आयरलैंड एक देश है, लेकिन आयरलैंड का ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, वो यूनाइटेड किंगडम का है, ब्रिटेन का है, और जबरदस्ती कब्जे में नहीं लिया है, इनका ही समर्थन है कि हम इस देश के साथ रहेंगे। तो नॉर्थ आयरलैंड एक राज्य है, हिस्सा एक राज्य है, ये वाला हिस्सा एक राज्य और ये वाला हिस्सा एक राज्य है। तो ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, यहीं पर ब्रिटेन की महारानी का राजमहल है, जो कि इंग्लैंड के नाम से क्षेत्र जाना जाता है। इंग्लैंड के अंदर ही लंदन नाम का शहर भी है। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टापू है, ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। पर ये राष्ट्र नहीं है, एक द्वीप है, द्वीप है। जब इस द्वीप के साथ आप नॉर्थ आयरलैंड के इस राज्य को जोड़ देंगे, तब इसका नाम कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसीलिए तो यूनाइटेड, संयुक्त एक प्रकार से देश है ये, तो इसके साथ जुड़कर कहेंगे। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र ले लेंगे तो यह भी एक द्वीपीय नाम कहलाएगा, ब्रिटिश आइल्स। तो ये पूरा का पूरा 2 देशों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र है, 2 देश, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम से मिलकर बने 2 देशों का क्षेत्र है। तो जब भी कोई ग्रेट ब्रिटेन कहे तो द्वीप का मतलब होता है, इसलिए देश का नाम जब भी लेना है तो आप क्या कहेंगे, यूके। आप देश का नाम लेंगे यूके। ग्रेट ब्रिटेन कहना सही नहीं होता, क्योंकि वो एक राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र यूके है, यूके। यूनाइटेड किंगडम कितने राज्यों से मिलकर बना है यूके, 4। उसमें 3 राज्य एक ही द्वीप पर हैं और एक राज्य दूसरे द्वीप पर है। जो तीनों राज्य एक द्वीप पर है उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। उस 3 राज्यों में एक राज्य इंग्लैंड है, और इसलिए कई बार इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार और यूके की सरकार में बातचीत होती है, मतलब चर्चाएं इतिहास की किताबों में मिलती है। तो कंफ्यूज मत होना, यूके राष्ट्र है, ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है जो 3 राज्यों से मिलकर बना है, और इंग्लैंड एक राज्य है। तो इंग्लैंड राज्य है, ग्रेट ब्रिटेन द्वीप है और यूके राष्ट्र है। यूके 4 राज्यों से मिलकर बना है। आई थिंक अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये अलग देश है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको छोड़ दीजिए, तो ये नीचे वाला पूरा का पूरा भाग एक अलग देश है, इसका नाम आयरलैंड है। और इसमें कोई विवाद नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचना कि इसमें झगड़ा होगा आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल वो पूरी तरह से सीमाएं क्लियर हो चुकी है, तो उनमें कोई विवाद भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहां की जो इंग्लैंड में बैठी महारानी है वो अनुमति देगी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, भारत में नहीं है क्योंकि यूके में कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार का एक सिंबल था जो कि यूके में बनती है। कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का पूरा नाम था। कंपनी का गठन पूर्वी देश भारत, चीन, इसके साथ व्यापार करने, इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने के लिए बनाया गया था। कंपनी का मूल उद्देश्य पूर्व के साथ मसाले, काली मिर्च का व्यापार करना, वस्त्र का व्यापार करना था। कंपनी जब बनाई गई थी तो यह सोचकर नहीं बनी थी कि हम भारत को अपने कब्जे में करने जा रहे हैं, क्या औकात की वो ऐसा सोचेंगे। वे तो ये सोच रहे थे कि पुर्तगाली और डचों की तुलना में वो भारत से व्यापार के संबंध मजबूत करेंगे और यूरोप में अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दुकानदार लोग है ये, दुकानदार लोग ये सोचकर थोड़ी आए कि हम राजा बनने जा रहे हैं, पर किस्मत पे क्या लिखा ये किसे पता। इसलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं कि तैयारी करते चलो,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच कर बैठे होते हैं कि मैं यूपीएससी के लायक तो नहीं हूं, पर एसएससी करूंगा और यूपीएससी मधुकर सर की क्लास से कर लेंगे। पर कभी कभी किस्मत साथ देती है और बच्चे आईएएस बन जाते हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, किस्मत भी कोई चीज होती है। कौन जानता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की दुकानदारों वाली कंपनी है, वो भारत जैसे राष्ट्र को गुलाम बना पाएगी। पर समय है, समय के साथ चीजें बताई नहीं जा सकती कि क्या होगा, इसलिए किस्मत पर भी यकीन करो और मेहनत करते चलो। वापस लौटते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश करती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षीय व्यापारिक अनुमति, एकाधिकार अनुमति की मांग करती है। मतलब महारानी से वादा करवाती है कि आप ब्रिटेन की या यूके की किसी दूसरी कंपनी को भारत में व्यापार करने नहीं भेजेंगे, नहीं तो फिर हम लाभ नहीं कमा पाएंगे। वैसे तो महारानी 15 साल के लिए अनुमति देती है कि ठीक है 15 साल के लिए मोनोपोली का अधिकार देते हैं, लेकिन इस महारानी की मौत के बाद जो राजा बनता है वो अनुमति अनिश्चित काल के लिए दे देता है। शायद कंपनी ने पैसा दिया होगा राजा को बड़ी मात्रा में और कंपनी को अनिश्चित काल के लिए मोनोपोली दे दी जाती है। अनिश्चित काल के लिए मतलब अब जब तक मूड रहेगा राजा का तब तक वो मोनोपोली का अधिकार दे देगा। एकाधिकार का तात्पर्य था कि ब्रिटेन से कोई अन्य सरकारी या प्राइवेट कंपनी विशेषकर भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी। हालांकि 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अब देखो कंपनी पूरी प्रिपरेशन कर रही है, तैयारी कर रही है, राजा से अनुमति मिल गई है कि तुम्हारा ही इकलौता व्यापार का रहेगा। नीदरलैंड की कंपनी आ सकती है, पुर्तगाल की कंपनी आ सकती है क्योंकि वो अलग अलग देश है, लेकिन ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। इससे आश्वस्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 1605 के बाद भारत में एक प्रकार से मुगल सत्ता अकबर के बाद अगले राजा को जाती है, जिनको सलीम कहते हैं या फिर जहांगीर कहते हैं। फिर भी सत्ता कब्जे में मतलब मजबूत थी, मुगल सत्ता मजबूत थी। शाहजहां तक भी सत्ता मजबूती से आगे बढ़ती है, औरंगजेब तक भी सत्ता मजबूती से आगे बढ़ती है। मुगलों का एक प्रकार से पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं होगा जो पूरे मुगल सत्ता को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ रही है, डरी सहमी है, दुकानदार लोग हैं, ये सोचकर आए कि किसी तरीके से भारत का राजा हमें अनुमति दे दे कि हम भी व्यापार कर सके। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल सूरत पहुंचता है। 1608 में 1613 में जहांगीर द्वारा कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिलती है। ऑफिशियली तो 1613 में अनुमति मिलती है, लेकिन ये बदमाश थे बहुत। 1611 में बिना अनुमति के ही मछलीपट्टनम में एक टेम्पररी व्यापारिक कोठी डाल देते हैं कि देख लेंगे जो भी होगा, राजा से माफी वाफी भी मांग लेंगे अगर कुछ हुआ तो। 1608 में हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल सूरत पहुंचता है। 1611 में मछलीपट्टनम में वो कंपनी डाल देते, कंपनी मतलब एक जगह खरीद लेते जहां वो सामान खरीदेंगे। पर ऑफिशियली 1613 में सूरत में वो जगह खरीद लेते हैं। और उस जमाने में जगह मतलब जिसके पास सोने की मोहरे है वो जमीन खरीद सकता था। आज के जमाने में तो न जाने कितने प्रमाण पत्र लगेंगे, निवासी प्रमाण पत्र, न जाने और भी वीजा से लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस जमाने में सोना जिसके पास है, जिसके पास सिक्के हैं, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। तो 1613 में जहांगीर के द्वारा कंपनी को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। सूरत की व्यापारिक कोठी का प्रमुख कौन था? थॉमस एलवर्ड। कंपनी भारत में मसालों के साथ ही सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट, चाय का निर्यात करने लगती है। मतलब भारत से इन चीजों को खरीदती है, जमा करती है और यूरोप में बेचने लगती है। इस समय कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था, मतलब कंपनी के पास जो भी पैसा था वो सब व्यापार का पैसा था। कंपनी चांदी के माध्यम से भारत में भुगतान भी करती है।
चांदी और सोने का वैसे यूज करती है, लेकिन चांदी शुरुआत में बड़ी मात्रा में लाती है और चांदी के आधार पर ही भारत में सामान खरीदती है। अब आप दौर सोचिए, 1600 की बात कर रहे हैं हम, 1600 की। कंपनी के हाथ में भारत की सत्ता आने में अभी 150 साल बाकी है। तो कंपनी अभी शुरुआती तौर में डरी सहमी दुकानदारों की कंपनी है जो माल खरीद रही है और यूरोप में बेच रही है। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1623 तक सूरत, मछलीपट्टनम, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। मतलब 1613 में अनुमति मिली सूरत में, उसके बाद फिर मछलीपट्टनम, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, इन सभी जगह पर इन्होंने अपने संग्रहालय, भंडार गृह बना लिए थे, गोदाम बना लिए थे, जिसमें गोडाउन में वो खरीद खरीद के चीजें रखते थे। अंग्रेजों की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों के कारण पुर्तगालियों के साथ उनका संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि पुर्तगालियों को 1623 में लगभग 125 वर्ष हो चुके हैं, 125 वर्ष। तो पुर्तगालीज कहेंगे हम यहां पर 125 साल से व्यापार कर रहे हैं, तुम कैसे व्यापार कर रहे हो। लेकिन यहां अंग्रेजों की नौसेना और अंग्रेजों की जो सैनिक शक्ति थी वो पुर्तगालियों पर भारी पड़ जाती है और पुर्तगालियों को वो अपने देश में हरा देते हैं, यहां पर भारत में। बस जब वो पुर्तगालियों को हरा देते तो सबसे पुराना खिलाड़ी जब हार गया तो फिर तो सब कुछ अपना ही है, क्योंकि डचों ने तो अपना विस्तार ही नहीं किया। किंतु इस समय तक अंग्रेजों की नौसेना क्षमता पुर्तगालियों की तुलना में बढ़ चुकी थी। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। तो पुर्तगाली जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे उनके लिए, वो यहां पर वास्तविक रूप में कॉम्पिटिटर रहे ही नहीं। मतलब सोचिए कि 120 साल तक आप भारत में व्यापार कर रहे थे, पैसा भी कमाया, लेकिन आप 15-20 साल पुरानी एक कंपनी से हार गए। यही से पुर्तगालियों का दायरा सीमित जाएगा और अंग्रेजों का दायरा अब बढ़ता जाएगा। अंग्रेजों को सच में सही चैलेंज अगर कोई देता है तो वह फ्रांस की कंपनियां, पर तब तक अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। आइए अब अंग्रेजी इस कंपनी के कहानियों को देखते हैं। 1600 में अंग्रेजों ने कंपनी बनाई ब्रिटेन में, महारानी से अनुमति प्राप्त कर ली, मोनोपोली की। 1608 में भारत में आए, 1611 में बिना जानकारी के मछलीपट्टनम में कंपनी खोल दी, 1613 में ऑफिशियली कंपनी खोल दी सूरत में, और उसके बाद फिर 1623 तक कई कंपनियां खोली और 1620 में तो इन्होंने पुर्तगालियों की हालत खराब कर दी। 1698 में, आप ध्यान से देखना, 1698 मतलब ये वो दौर है जब बंगाल जैसे सूबेदार अजीमो शान ने अंग्रेजों को सुल्तानाती, गोविंदपुर, कालीकट की जमींदारी प्रदान की, कुछ जिलों की जमींदारी दे दी। शायद इनसे खुश हुए होंगे, इनको इनके द्वारा बहुत इनाम या बहुत सारे पुरस्कार कुछ न कुछ दिए गए होंगे। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चारनॉक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर बना था। तो यहां पर भी एक फोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, वहां कोच्चि में एक फोर्ट बनाया गया था और यहां पर कलकत्ता में अंग्रेजों ने बनाया। कोच्चि में डचों ने बनाया था, यहां पर अंग्रेजों ने बनाया। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर, अब जरा ध्यान से समझिएगा, 1717 आ गया है। अब ये वो दौर आ गया है जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई है। जो औरंगजेब था अब वो नहीं रहा है और इस कारण से अब यहां पर जो मुगल राजा है वो इतना दूरगामी नहीं देख पाएगा और अंग्रेजों को दस्तक नामक एक शाही फरमान दे देगा। दस्तक का मतलब होता है कि अब अंग्रेज पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। उसके पीछे हो सकता है अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कई भेंटें हो सकती हैं जो मुगल शासक को दी गई थी। ब्रिटिश कंपनी को समस्त बंगाल में बिना कोई शुल्क दिए व्यापार करने की अनुमति। सोचिए,
अंग्रेज भारत में व्यापार बिना टैक्स के कर सकते, लेकिन भारतीय लोग बंगाल में व्यापार बिना टैक्स के नहीं कर सकते थे। भारतीयों को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह भी एक अद्भुत सा दृश्य है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा भारत में पहली अनौपचारिक व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में की गई और औपचारिक व्यापारिक कोठी की स्थापना सूरत में की गई। फ्रांसीसियों द्वारा भी भारत में अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में ही डाला गया था। तो फ्रांसीसी भी इसी जगह पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन सूरत में आता है। 1613 1612 से शुरुआत मान ली जाती है। फिर बॉम्बे में 1638 में वे लोग आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वह इस वाले मद्रास वाले क्षेत्र में 1639 में अपनी कंपनी डालते हैं। साथ ही साथ अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो हुगली में भी अंग्रेज 1658 में अपनी एक कंपनी डाल देते हैं। कलकत्ता में अपनी एक कंपनी, विजयपट्टनम में अपनी एक कंपनी डाल देते हैं। मतलब अपनी एक भंडार गृह है सब जगह पर। वही ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग भंडार गृहों की स्थापना, अंदर भी इन्होंने कई जगह पर अपनी भंडार गृहों का निर्माण किया। 17वीं शताब्दी का पहला चतुर्थांश, मतलब 1625 तक की बात कर रहे हैं हम। 1625 तक में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने कहां डाल दिए थे? भरूच में, चिकाकोल में, त्रिचनोपोली में। तो भरूच केवल वो जगह है, सूरत, भरूच, आगरा, मछलीपट्टनम, वहीं पर वो डाल पाए थे। चिकाकोल और त्रिचनोपोली में वे अभी अपने कारखाने नहीं डाल पाए थे। इसका मतलब आंसर आएगा केवल और केवल पहला। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की आई, इन्होंने भारत में पहले व्यापार के माध्यम से ही अलग अलग जगह पर अपनी कोठियां खोलना शुरू की, अपने भंडार गृह खोलना शुरू किए, दुकानदारी शुरू कर दी। चांदी के माध्यम से वो चीजों को खरीदते थे। धीमे धीमे उन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, और जब पुर्तगालियों को हरा दिया तो एक प्रकार से उनकी शक्ति पुर्तगालियों से ज्यादा बेहतर इस क्षेत्र में मानी गई। बट अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे कायम किया वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी तो हम जान रहे कि ये आ कैसे रही है और क्या कर रही है। फिर आए डेनिश। डेनिश कहाँ के निवासी है? डेनमार्क के। डेनमार्क के निवासी डेनिश कहलाते हैं। ये डेनमार्क का क्षेत्र है। यूरोप का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है डेनमार्क। यहाँ पर गाय और भैंस का पालन बहुत होता है, पशुपालन बहुत होता है। तो डेनमार्क की एक छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ के लोग कहलाते डेनिश। 1616 में डेनिश व्यापारिक कंपनी का भारत आगमन। तो 1498 में सबसे पहले आते हैं पुर्तगीज, 1595 में आ जाते हैं डच, 1600 में आ जाते हैं ब्रिटिश। 1600 में कंपनी स्टैब्लिश करके 1602-3 में पहुंचते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और 1616 में पहुंचते हैं डेनिश, और सबसे अंत में पहुंचेंगे फ्रांसीसी। 1620 में वर्तमान के त्रावणकोर, उस जमाने के तंजौर में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना डेनिश करते हैं। इसके लंबे समय के बाद, मतलब सोचिए 1620 के बाद 1676, लगभग 56 सालों के बाद वो बंगाल के सेरामपुर में दूसरी कोठी की स्थापना करते हैं। डेनिशों का ऐसा लगता है कि मूड ही नहीं था भारत में रुकने का, इसलिए बहुत धीमे धीमे वे दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं। डेनिश कंपनियों ने भारत में व्यापारिक उद्देश्यों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? क्योंकि एक तो ये बहुत ही छोटी प्राइवेट कंपनी थी, और दूसरा भारत में व्यापार का इन्हें कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला, क्योंकि अंग्रेजों की एक प्रकार से व्यापारिक कंपनी अच्छी चल रही थी, पुर्तगीज भी ठीक ठाक कर रहे थे। 1745 में इन्होंने अपनी सभी भारतीय व्यापारिक कोठियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। अब जरा अंग्रेजों के कॉम्पिटिटर में आओ। डेनिश चले गए सब कुछ बेचकर। डचों ने कुछ ज्यादा प्रसार किया नहीं, इंडोनेशिया के माध्यम से व्यापार चला रहे थे, और पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था। अब अंग्रेज एक तरफा रह गए थे, लेकिन अभी उन्हें मिलेगा यूरोप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। फ्रांसीसियों का भारत आगमन। फ्रांसीसियों का
फ्रांसिस वर्ष 1664 में फ्रांस के तत्कालीन सम्राट लुई 14, वहां के जितने भी राजा है वो लुई 15, लुई 16, लुई 17, लुई 11, लुई 12 ऐसा नाम रखेंगे। अच्छा नाम है उल्टा ये। हमारे यहां पर बड़ा दिक्कत होता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियर, दिक्कत हो जाती है। वहां क्या है, लुई 11, 12, 13, 14, बहुत इजी जाएगा। तो लुई के वित्त मंत्री कोलबर्ट ने एक फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एक सरकारी कंपनी डचों के बाद दूसरी सरकारी कंपनी, जिसका उद्देश्य पूर्वी देश विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के भारत में देरी से आने का एक लाभ यह हुआ कि कंपनी को भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब वो 1664 में पहुंच रहे हैं तब तक भारत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हो चुके थे जिन पर मुगल सत्ता का आधिपत्य या मुगल सत्ता की नियंत्रण उतना बढ़िया नहीं था। इसलिए उन्हें समय का फायदा मिला और वो आसानी से सूरत जैसी जगह पर अपनी कंपनी को डाल सके, क्योंकि इस समय तक केंद्रीय मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो चुका था। दूसरी ओर यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत में व्यापारिक कोठियों की स्थापना करना एक सामान्य बिंदु हो गया था। शायद थोड़ा बहुत विरोध होता भी, लेकिन अब एक कॉमन सी चीज हो गई थी कि हाँ, कई सारे यूरोपियन लोग आते, और क्योंकि फ्रांसीसी या अंग्रेज, डच और डेनिश दिखने में कोई ज्यादा अलग तो नहीं लगते थे, इसलिए यहां पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना एक नॉर्मल बात हो गई थी। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापना की और इस कोठी का नेतृत्व फेसिस कैरो, मतलब इसका प्रमुख फेसिस कैरो को बनाया गया। 1669 में अगली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में, देखो ये वही जा रहे हैं जहां अंग्रेज है। तो 1668 में सूरत गए, 1669 में मछलीपट्टनम गए। शीघ्र ही फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष निर्मित हुआ। यहां पर अब अंग्रेजों को सच में कोई चैलेंज करने लगा है। लेकिन एक सच्चाई यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी सच में व्यापारिक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी, और इन सरकारी कंपनियों में लाल फीताशाही वहां पर उस समय बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे निर्णय समय पर नहीं हो पाते थे। वही ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की जो थी वो तीव्रता से निर्णय लेती थी, और इसी कारण से इनके बीच में युद्ध होंगे 3। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में जब फ्रांसीसी कंपनी की हार हो जाएगी तो यह तय हो जाएगा कि अब अंग्रेजों का कॉम्पिटिटर, जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था, वो खत्म हो गया। अब अंग्रेजों की मोनोपोली हो जाएगी रियल में पूरे देश में। तो यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि इस समय तक केंद्रीय मुगल सत्ता का पतन भी प्रारंभ हो गया था। दूसरी ओर फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और उसे सरकार द्वारा सहायता मिली हुई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की स्थिति तुलनात्मक रूप से अन्य यूरोपियन देशों में ज्यादा मजबूत थी। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं, जिनमें अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ, दूसरा युद्ध 1750 से 52 के बीच में हुआ, और तीसरा युद्ध तो लगभग 7 वर्षों तक चला, 1758 से 1763 तक, और इसमें फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि होती है और युद्ध बिना किसी निर्णय के खत्म होता है। चैपल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि के साथ फ्रांस की हार होती है। प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो रियलिटी में यहां का युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध यूरोप में चल रहा था। लेकिन यूरोप में युद्ध हो रहा था तो यहां पर भी फ्रांस और ब्रिटेन के नागरिक एक दूसरे से लड़ पड़े कि भाई हमारे देश के लोग उधर युद्ध कर रहे हैं तो भारत में ही लड़ रहे हैं, कर्नाटक में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के साथ प्रारंभ हुआ यूरोप में।
यूरोप में जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ तो गृह सरकारों के आदेश के बावजूद दोनों कंपनियों के बीच में 1746 में भारत में भी युद्ध शुरू हुआ, जबकि दोनों देशों की सरकारों ने कहा था कि तुम व्यापार करने गए हो, यहां लड़ना मत, लेकिन उन्होंने यहां युद्ध कर दिया। मतलब उनकी भी देशभक्ति थी। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को कब्जे में ले लिया, युद्ध का बड़ा कारण रहा। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एक्सला शापेल की संधि से प्रभाव स्वरूप भारत में भी युद्ध उन्होंने समाप्त कर दिया। मतलब भारत में जो युद्ध खत्म हुआ, वास्तव में यूरोप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उधर मिल गया, तो यहां भी युद्ध खत्म हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कर्नाटक के नवाब के लिए हुआ था, और यहां दोनों कंपनियां अलग अलग व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाना चाहती थी। कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने चांद साहब का समर्थन किया था और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का समर्थन किया था। चांद साहब कर्नाटक का नवाब बन गया, मतलब एक प्रकार से फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। लेकिन इस युद्ध को अनिर्णायक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जीत के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा लाभ फ्रांसीसियों को नहीं मिला, लेकिन हानि जरूर मिली तृतीय कर्नाटक युद्ध में। 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ। यह 7 वर्षीय युद्ध चला था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शांति समाप्त हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, और इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इसमें एक डुप्ले नाम का व्यक्ति था। डुप्ले, ये अगर रह जाता, फ्रांस का व्यक्ति था ये, अगर ये रह जाता तो माना जाता है कि तीसरा कर्नाटक का युद्ध फ्रांस ही जीतता। और अगर तीसरा कर्नाटक का युद्ध फ्रांस जीत जाता तो शायद भारत में अंग्रेजी हुकूमत नहीं आ पाती, शायद फ्रांस की हुकूमत आती, पर उतने बड़े दायरे में नहीं। डुप्ले जैसे व्यक्ति का फ्रांस के सरकार, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, सेना में न आना भारत के लिए भी खतरनाक रहा। भारत में फ्रांसीसियों के हार के क्या कारण रहे? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, इसके लाभ और हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्टरों ने उतना ध्यान नहीं दिया। यूरोप में संघर्ष में फ्रांसीसी उलझे रहे, जो यूरोप में घटना होती थी वो यहां भी लड़ने लग जाते थे, जबकि जरूरत नहीं थी। भारत में कंपनी की गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण था, जहां से अंग्रेजों को पैसा बहुत मिला, जबकि फ्रांसीसियों के पास पदुचेरी और अन्य ऐसे स्थान थे जहां सीमित सीमा में धन प्राप्त होता था। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर था, और इसी कारण से अंग्रेजी कंपनी यहां फ्रांस को चैलेंज और जवाबदेहिता के रूप में निपटा सकी। मोटे तौर पर कहे तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना होती है और कोचीन में 1503 में पहुंचती है। याद रखिएगा कि 1503 में भारत में स्टैब्लिशमेंट हुआ और 1498 में उनके यहां पर उसकी स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्टैब्लिश होती है और 1605 में पहुंचती है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनती तो 1600 में, लेकिन 1608 में आती है। फिर डेनिश पहुंचते हैं 1616 में, और सबसे अंत में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहुंचती है। तो ये था यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। ये पहली यूनिट है मॉडर्न हिस्ट्री की। इन दोनों क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपका पहला चैप्टर कवर होता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनियां भारत में आती है, कैसे वह अपने अलग अलग कोठियों का निर्माण करती है, कैसे अंग्रेजी हुकूमत इकलौती बच जाती है और बाकी कंपनियां या तो बेच दी जाती हैं, हार जाती है, या फिर वो ध्यान ही नहीं देती है। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा मोड़ यह है कि फिर कैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने लग गई, कैसे अंग्रेजों की इस कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। वो एक दूसरा पड़ाव है, हम दूसरी यूनिट को कवर करेंगे। मे बी कल, या फिर कल मैं चाहता हूं कि किसी और विषय का एक बड़ा यूनिट कवर किया जाए। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उनको हम कवर करते चलेंगे, तो इसमें भी हम सीक्वेंस वाइज नंबर करते चलेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे।
सी सेट का यदि आपका दुख है तो इसके समाधान के लिए हम आ गए हैं मात्र 9,000 रुपए में। कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ सी सेट, एक बैच के साथ एक बैच पूरी तरह से फ्री दिया जा रहा है। 25 जुलाई के बैच के साथ 10 दिसंबर का बैच आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न पर है। और 20 जुलाई तक यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो ही आपको यह ऑफर का लाभ मिलेगा MK लाइव रेफर कोड के साथ। बाकी शेयर लाइक करते चलिएगा, कमेंट्स करते चलिएगा कि आपको किस प्रकार के विषय में कौन सी कक्षाएं चाहिए, टॉपिक स्पेसिफिक होकर बताएंगे। ज्यादा बच्चों का जो टॉपिक का डिमांड रहेगा वो टॉपिक में कवर करते चलूंगा, लेकिन फाउंडेशन के रूप में हम एक कड़ी भी, एक सीरीज भी चलाते रहेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चलती रहेगी। अभी अब हम अगली क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेती है। तो अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी। बाय। नए कानून पर हम जल्द ही क्लास लेंगे कि नए कानून क्या